हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया है। तो चलिए आज के क्लास में अपना लोग सीखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, इससे पहले भी अपना लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को कंपेयर किए थे, लेकिन उस टाइम अपना लोग सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का यूज किए हुए थे। ठीक है, लेकिन अभी जो अपना लोग इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, चाहे वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन हो, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्ब एनायन हो, मतलब कार्बन पे निगेटिव चार्ज, या फिर कार्बन फ्री रेडिकल हो। ठीक है, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी हो। अब उसका जो अपना लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो उसके लिए अपना लोग को क्या करना पड़ेगा। अब अपना लोग क्या सब अभी तक पढ़ चुके हैं बताइए? अपना लोग क्या किए? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं और रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं? रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ चुके हैं। ये सब चीज़ अपना लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक और बात, अब जो अपना लोग आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या चीज़? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या पढ़ेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी। ये दो टॉपिक बचा हुआ है जीओसी में। ठीक है, और अपना लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। तो देखिए, अभी जो अपना लोग सवाल अब बनाएंगे तो इसमें अपना लोग इंडक्टिव का भी यूज करेंगे, रेजोनेंस का भी यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका किस तरह से यूज होगा तो देखिए, आपको इंडक्टिव में पढ़ाए हुए हैं दो टाइप का इंडक्टिव होता है। एक होता है प्लस आई, दूसरा होता है माइनस आई। तो कौन कौन ग्रुप प्लस आई है आपको बोले हुए थे इसका ऑर्डर याद करने के लिए, कौन कौन माइनस आई है उसका भी ऑर्डर आपको याद करने के लिए बोले हुए थे। फिर रेजोनेंस इफेक्ट में दो टाइप का होता है, एक प्लस आर, दूसरा माइनस आर, या फिर प्लस एम या माइनस एम। तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर आप लोग को बोले थे याद कर लेने के लिए। आसान है नहीं? तो ये सब आप लोग याद कर लिए होंगे। तो अब इन सब का यूज करना है अपना लोग को। ठीक है, आपको पता है, आपको जो बताए थे कि माइनस आर का मतलब ऑर्डर कैसे होगा, तो आपको क्या बताए थे कि जो भी माइनस आर वाला ग्रुप माइनस आई से बिलोंग करेगा। क्या बोले थे? कि जो भी माइनस आर वाला ग्रुप माइनस आई से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो उस टाइम माइनस आई का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर क्या हो जाएगा? माइनस आर का हो जाएगा। ठीक है, तो अपना लोग को माइनस आर का तो याद करने का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अगर अपना लोग को इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद है तो माइनस आर का भी याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बचा कौन? प्लस आर। तो प्लस आर वाला में क्या बोले थे कि जिसके पास निगेटिव चार्ज हो और लोन पेयर हो उसको क्या बोलते हैं? प्लस आर। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर आसानी से याद हो जाएगा। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो चलिए अभी सवाल में देख लेंगे अपना लोग। अब बच गया क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी। तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि आप लोग ये भी पढ़े हुए हैं। अगर पढ़े हुए रहते तब किस तरह से मतलब स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में किसका योगदान कितना रहता, तो उसके लिए एक आपको बताते हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा। AERHI, ये आपको याद रखना। ये आपको यूज करना है कब? जब आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना हो। किसका? इंटरमीडिएट का। जब भी आप इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो आप इसका यूज करेंगे। आखिर ये है क्या? ठीक है, तो ध्यान दीजिए। ए का मतलब होता है क्या चीज? एरोमेटिसिटी। क्या होता है? एरोमेटिसिटी। ठीक है, अब देखिए ये ई का क्या मतलब होता है? ध्यान दीजिएगा। ई का मतलब होता है क्या चीज? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ई का मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और आर का मतलब क्या होता है?
रेजोनेंस, ठीक है। और H का मतलब क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और I का मतलब होता है क्या चीज, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए अपना लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो मॉलिक्यूल है A और B, इन दोनों में अपना लोग स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर रेजोनेंस लग रहा है और यहाँ पर इंडक्टिव लग रहा है, तो कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, चाहे वो घटाए बढ़ाए वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, रेजोनेंस होगा। अगर मान लीजिए कि इसके बीच में यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन और यहाँ पर इंडक्टिव लग रहा है, तो कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब इस साइड वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एरोमेटिसिटी होगा, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, उसके बाद रेजोनेंस। क्या बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस और फिर रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब ध्यान दीजिए कैसे याद रखना है कि सबसे कम अफेक्ट कौन करेगा, इंडक्टिव, सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इस तरह से सवाल में और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप पहले इसको एक बार लिख लीजिए, फिर सवाल बनाते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। तो चलिए अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको दो इंटरमीडिएट दिया हुआ है A और B, ठीक है। ये आपका A है और ये आपका B है, इन दोनों में कंपेयर करना है स्टेबिलिटी, ठीक है। एक बात बताइए कि अगर अपना लोग देखें, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे, तो दोनों पे क्या है, रेजोनेंस में है ये, यहाँ पर जो प्लस चार्ज है इसमें और यहाँ पर जो प्लस चार्ज है इसमें, दोनों क्या है, रेजोनेंस में है। देख लीजिए कैसे, यहाँ पर ये प्लस चार्ज इधर, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, CH2 एक बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 और यहाँ पर प्लस चार्ज, ठीक है। और अगर अपना लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, बहुत बार बना चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। अब अगर यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। फिर यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, तो तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। और यहाँ से यहाँ जो बॉन्ड बन चुका था डबल बॉन्ड, तो उस वजह से यहाँ पे आएगा, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। एक ये खुद मॉलिक्यूल है, तो टोटल कितना बना बताइए, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिए कैसे 5 बना, एक बार ध्यान दीजिए। एक तो यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे आया तो 1 बना, यहाँ से यहाँ गया तो 2 बना, फिर पॉजिटिव यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ तो पॉजिटिव यहाँ आया तो 3 बना, फिर यहाँ से यहाँ तो पॉजिटिव यहाँ पे गया तो 4 बना। एक ये मॉलिक्यूल भी खुद है, तो टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। और यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो अब अपना लोग कैसे डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी, तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, ये देखा जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, तो चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ, दूसरा बार यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे भी कार्बन पर, यहाँ पर भी कार्बन पर ही है। यहाँ पर देखें तो एक बार यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चार्ज का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। ध्यान दीजिए क्या बोले, यहाँ पर चार्ज का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, मतलब चार्ज ज़्यादा डीलोकेलाइज हो रहा है। जितना ज़्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा चार्ज का, उतना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है,
तो जो ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा इन दोनों में? इसका देखिए 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, तो इसका ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा? इस वाले का। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या होगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बना के दिखा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ आया निगेटिव चार्ज होता है ना कॉन्जुगेशन, निगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ, तो यहाँ से यहाँ आया तो ये निगेटिव चार्ज उठ के यहाँ आया। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज उठ के यहाँ आया। अब क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज जब कॉन्जुगेशन हो गया यानी कि बॉन्ड बनाया तो ये निगेटिव चार्ज उठ के यहाँ आया, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, आगे भी जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब इस NO2 को अगर सही से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा तो N डबल बॉन्ड O इधर ऐसे लिख सकते हैं ना। इस NO2 को भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिखिए। ठीक है, अब देखिए ये निगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता है। ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता है ना। यहाँ पे यहाँ से इस कार्बन पर से यहाँ पे बॉन्ड बनाया, फिर ये इधर आ गया, तो मतलब इस निगेटिव चार्ज को के डिलोकलाइजेशन के लिए इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, या फिर इधर भी मूव करेगा। इधर मूव करेगा तो ये यहाँ पे आएगा, इधर मूव करेगा तो ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे ये बात आपको समझ में आया। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ आया तो ये यहाँ आया। ठीक ना, यहाँ पे क्या आया? निगेटिव चार्ज। फिर ये निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आया तो ये बॉन्ड टूट के निगेटिव यहाँ आया। ठीक है, तो अब इस निगेटिव के लिए बस इधर ही एक रास्ता है। क्या ये निगेटिव इधर डिलोकलाइज हुआ है? नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर रहा है, और यहाँ पर जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। अच्छा चलिए, इतना बात आपको समझ में आया। चलिए अच्छा एक बात और बताइए, ये ग्रुप अगर इंडक्टिव का बात करें, ठीक है, यहाँ से चार्ज को यहाँ पे खींच रहा है, तो इंडक्टिव का बात करें तो ये प्लस आई शो करेगा कि माइनस आई? बताइए, आपको याद है NO2 प्लस आई है कि माइनस आई? तो NO2 तो माइनस आई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? माइनस आई शो करेगा। और ये इसमें भी है माइनस आई, तो इसमें भी होगा, क्योंकि माइनस आई को तो मतलब क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा चलिए एक बात और, अब यहाँ पर ये रेजोनेंस इफेक्ट जो शो कर रहा था, तो ये प्लस आर शो कर रहा था या माइनस आर? तो आप बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर खींचा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचा, ठीक है, अपने तरफ खींचा, तो क्या शो करेगा? माइनस आर। तो एक बात और, अच्छा एक बात और बताओ, ये खींच करके निगेटिव को अपने तरफ खींचा, मतलब ये जो निगेटिव यहाँ पर था इसको ये अपने तरफ खींचा तो निगेटिव को कम किया, तो कम किया तो ये स्टेबलाइज किया या डीस्टेबलाइज किया? निगेटिव चार्ज को खींच करके यहाँ से कम किया। इधर जो निगेटिव चार्ज है ये, उसको ये NO2 अपने तरफ खींच करके, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट से खींचे हो या रेजोनेंस इफेक्ट से खींचे हो, उसको खींच करके क्या किया? यहाँ पे निगेटिव को कम किया। और जब निगेटिव चार्ज कम होगा तो क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। और यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो रहा है, इंडक्टिव से भी स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव से स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो अब बताइए कौन ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, ये या फिर ये वाला ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस भी लग रहा है और इंडक्टिव भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव से ये खींच रहा है। हम NO2 का बात करें, यहाँ पे NO2 खींच रहा है तो इंडक्टिव से भी खींच रहा है और रेजोनेंस से भी खींच रहा है, लेकिन यहाँ पर NO2 सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव से खींच रहा है। क्योंकि आप लोग को याद होगा, हम बताए हुए थे आप लोग को कि बेंजीन रिंग पर, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, बेंजीन रिंग पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो उस ग्रुप की वजह से जब चार्ज आता है
तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे आता है, मेटा पर नहीं आता है। ठीक है, तो जब मेटा पे नहीं आता है तो यहाँ पर तो ग्रुप मेटा पे लगा हुआ है। जब ग्रुप मेटा पे लगा हुआ है तो जब यहाँ पे चार्ज नहीं आ रहा तो रेजोनेंस में जाएगा नहीं, और यहाँ पर ग्रुप पैरा पे लगा हुआ है तो यहाँ पे चार्ज आया तो रेजोनेंस में चला गया, इसीलिए यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है। एक बात और, ये -I लगा रहा है तो स्टेबलाइज कर रहा है, तो रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज और इंडक्टिव से भी स्टेबलाइज। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव से स्टेबलाइज हो रहा है तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए एक बात और, यहाँ पर आपको क्या बताए थे कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो चलिए इसको लिखिए और फिर आपको कुछ पॉइंट भी लिखा देते हैं। चलिए लिखिए तो इसे, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखे हैं। बस यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं कि मोर विल बी द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या, मोर विल बी द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द डिलोकेलाइजेशन। पॉजिटिव चार्ज का डिलोकेलाइजेशन ज़्यादा होगा, और जब डिलोकेलाइजेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, तो अब चलिए आप लोग इसको लिखिए और फिर बढ़ते हैं अपना लोग अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए मिटा देना अब, चलिए लिख लेना। चलिए अगला सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल, ध्यान दीजिएगा। चलिए आपको इन दोनों में स्टेबिलिटी बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए। ये देखिए, अगर बात करें इसका तो अब एक बात बताइए, ये जो OH ग्रुप है ये +I है या -I है, ये बताइए। ये देखिए कार्बन से लगा हुआ है तो इधर से जो भी आएगा उसको ये खींचेगा। OH तो -I ग्रुप है, तो क्या है ये -I ग्रुप है, तो यहाँ पर भी ये क्या लगा रहा है, -I लगा रहा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसके पास लोन पेयर है ना, OH के पास क्या है, लोन पेयर है, तो अब आप बताइए कि ये +R है या -R है। तो लोन पेयर वाला क्या होता है, +R होता है, तो ये क्या है, +R है, ये क्या है, +R है। ठीक है, इतना बात तो आपको क्लियर हो गया। अब चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाएंगे इसका, तो अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बताइए, ये किस पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है, तो आप बोलोगे कि सर ये ग्रुप के जस्ट अपोजिट है। इस पोजीशन को बोलते हैं अपना लोग पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। ठीक है, ये किस पोजीशन पर है, तो आप बोलोगे सर ये मेटा पोजीशन है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक सवाल और, अब आप बताओ कि यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपना लोग बनाते हैं तो ये कहाँ कहाँ आता है, तो आप बोलोगे सर ऑर्थो पे आता है और पैरा पे आता है। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। कौन चार्ज आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये +R शो तो नहीं करेगा, क्योंकि एक बात आपको बताए थे कि ऑर्थो और पैरा पे आता है, ऑर्थो और पैरा पे आता है, तो ऑर्थो और पैरा पर जब ग्रुप लगा हुआ रहेगा तभी वो कॉन्जुगेशन में जाएगा।
तभी वो रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। आप लोग एकदम पॉइंट आप लोग नोट में लिख लीजिए कि जब ऑर्थो और पैरा पर ग्रुप रहेगा तभी वो रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो यहाँ पर पैरा पे है तो रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। अब आप बताइए, ये तो प्लस आर शो करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है ना, देखिए ना, ये रेजोनेंस से इस प्लस को कम कर रहा है। प्लस को क्या चाहिए दुनिया में भाई? इलेक्ट्रॉन चाहिए। नहीं, प्लस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को दुनिया में क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है कौन? कौन है? एक तो प्लस आई, दूसरा प्लस आर। ठीक है, यही है दुनिया में इसको प्लस देने वाला, एक तो प्लस आई और प्लस आर। तो अब आप बताओ कि यहाँ पर तो माइनस आई है तो ये तो डिस्टेबलाइज कर रहा है, इस प्लस को क्या कर रहा है? देखिए ये पॉजिटिव, एक मिनट लाइट चला गया है, बस आप लोग थोड़ा सा, चलिए तो लाइट आ गया। ठीक है, अब समझते हैं अपना लोग। यहाँ पर देखिए, एक बात तो आपको पता है कि रेजोनेंस और इंडक्टिव में कौन ज़्यादा इफेक्टिव? रेजोनेंस। ठीक है, जब लड़ाई हो तब। तो अभी यहाँ पे लड़ाई हो रहा है क्योंकि ये खींचने का काम कर रहा है, इंडक्टिव से खींच रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडक्टिव से ये क्या कर रहा है? खींच रहा है, लेकिन वहीं पर रेजोनेंस से दे रहा है, रेजोनेंस से दे रहा है, क्योंकि रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव है इसके लिए, इसीलिए यहाँ पे बड़का वाला एरो लगाया है। तो थोड़ा सा खींच रहा है लेकिन ज़्यादा दे रहा है, तो ओवरऑल इस प्लस को निगेटिव मिल रहा है, प्लस को निगेटिव मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो यहाँ पर तो ये स्टेबलाइज कर रहा है, OH क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडक्टिव से थोड़ा सा खींच रहा है लेकिन रेजोनेंस से ये ज़्यादा दे रहा है। चलिए यहाँ पे आते हैं, रेजोनेंस तो लग नहीं रहा है तो रेजोनेंस का तो यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये OH इंडक्टिव से थोड़ा खींच रहा है, मतलब एक तो ये अपने भिखारी है, ऊपर से और उससे ये क्या कर रहा है? मांग रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये डीस्टेबलाइज कर रहा है, इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन? ये वाला। आपको समझ में आया ये चीज़? बिल्कुल आया होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े, इसको आप लोग लिखिए पहले। चलिए लिख लिए। चलिए तो अब अपना लोग इस सवाल को बनाते हैं, इसमें अपना लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, A, B, C, D और E। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या ये बेंजीन पे CH2 सब में है? बेंजीन CH2 उस पर पॉजिटिव सब में है, फिर ये ग्रुप का डिफरेंस है? नहीं। चलिए अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर जो प्लस चार्ज है इसको स्टेबलाइज करना है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। ठीक है, कार्बन पर प्लस है तो उस पर उसको स्टेबलाइज करता है। तो कार्बोकेटायन, ध्यान दीजिए, कार्बोकेटायन पर के स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? एक तो प्लस आई बढ़ाता है। एक चीज़ देखिए ना आप, इस पर जब पॉजिटिव चार्ज है तो इसको चाहिए क्या दुनिया में? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, निगेटिव चाहिए, ताकि ये क्या हो? न्यूट्रल होने का कोशिश करे। ठीक है, ताकि चार्ज को, मतलब इसके चार्ज को ओवरऑल हमको कम करना है। तो कम करने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन देंगे चार्ज घटेगा। ठीक है, तो हमको चार्ज को कम करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो मतलब हमको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन होता है? प्लस आई और प्लस आर। ठीक है, और इसके स्टेबिलिटी को घटाएगा कौन? जो इसको डीस्टेबलाइज कौन करेगा? माइनस आई और माइनस आर। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा, माइनस आई का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। एक तो अपने ये पॉजिटिव है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, और अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप रहेगा तो इसको तो डीस्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप रहेगा तो स्टेबलाइज करेगा। अब माइनस आई और माइनस आर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ये दोनों कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। और प्लस आई
और प्लस आर, ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। तो अब अपना लोग चेक करते हैं कि कौन कौन सा ग्रुप है। ठीक है, तो आप बताइए, ये इंडक्टिव में माइनस आई ग्रुप में माइनस आई ऑर्डर एलिमेंट था ना, तो इंडक्टिव से ये माइनस आई शो कर रहा है, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, इसमें तो कोई ग्रुप है ही नहीं। अब चलिए रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस में ये माइनस आर, ये भी माइनस आर, लेकिन इस पे लॉन पेयर है तो ये प्लस आर, ये भी प्लस आर। चलिए, इतना चीज आपको समझ में आया। तो अब एक बात बताइए कि ये इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे है तो रेजोनेंस तो लगेगा सब में, इसमें भी पैरा पोजीशन पे है तो रेजोनेंस तो लगेगा। तो ये इस दोनों में रेजोनेंस से भी खींच रहा है और इंडक्टिव से भी खींच रहा है, तो ये डीस्टेबलाइज करेगा। अगर पूछा जाए ओवरऑल इन सब में अगर देखा जाए तो इस इधर वाले से ज़्यादा अनस्टेबल इधर वाला है, क्योंकि ये इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों से खींच रहा है, ये भी इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों से खींच करके डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो एक बात तो इतना तो क्लियर हो गया, ए और बी एक साइड आएगा, ए एंड बी जो है सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, और इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सी कॉमा डी कॉमा ई। इतना तो क्लियर है कि ए और बी क्या होगा? कम स्टेबल होगा। ठीक है, अब आते हैं सी और डी में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इंडक्टिव से, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पाए तो ये इंडक्टिव से भी खींच रहा है, रेजोनेंस से भी खींच रहा है, ये इंडक्टिव से भी खींच रहा है, रेजोनेंस से भी खींच रहा है। ठीक है, ये इंडक्टिव से तो खींच रहा है लेकिन रेजोनेंस से दे रहा है, ये इंडक्टिव से तो खींच रहा है लेकिन रेजोनेंस से दे रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये काम कर रहा है देने का, ये भी काम कर रहा है देने का। तो अगर देखा जाए तो इन तीनों में ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में तो ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये दोनों। क्यों? क्योंकि ये दोनों डोनेट करने का काम कर रहा है। तो ई देखिए, ई इधर आ जाएगा, ठीक है, और सी और डी इधर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? सी और डी इधर आ जाएगा। अगर देखा जाए तो सबसे कम स्टेबल, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम स्टेबल ये है और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये दोनों। देखिए ना, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पे है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इस साइड है। देख रहे हैं एरो किस तरह से ये साइन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल। और इसमें तो कुछ नहीं हो रहा था लेकिन इसमें खींच ही रहा है, तो खींच रहा है तो इससे कम स्टेबल है ये दोनों। ठीक है, तो अब अपना लोग को एक बार यहाँ पे देख लेना है, एक बार यहाँ पे देख लेना है तो सवाल बहुत आसान, तुरंत इसका आंसर बता देंगे, लेकिन समझाने में तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो चलिए अब इन दोनों में देखते हैं। इन दोनों में इंडक्टिव से ये भी खींच रहा है, रेजोनेंस से भी खींच रहा है, ये भी इंडक्टिव से और रेजोनेंस दोनों से खींच रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात बताइए, इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर में NO2 और CN में किसका ऑर्डर ज़्यादा, कौन ज़्यादा खींच रहा है? तो NO2, तो ज़्यादा कौन खींच रहा है? ये। तो सबसे ज़्यादा डीस्टेबलाइज कौन कर रहा है? ये। तो सबसे कम स्टेबल ये है, मतलब A जो है सबसे कम स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल। उसके बाद B है। अब देखिए इन तीनों में ये तो स्टेबलाइज हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आ जाएगा E। और इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल? तो एक बात ध्यान दीजिए, NH2 पर लोन पेयर और OH पर लोन पेयर। ठीक है, ऐसा ही है ना। अब देखिए इन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन का। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है उसका डोनेट करने का टेंडेंसी कम होगा, इसका डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो इसका डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा इसके तुलना में। तो अब बताइए कौन ज़्यादा डोनेट कर रहा है, NH2 या OH? तो
OH ज़्यादा NH2 ज़्यादा डोनेट कर रहा है तो ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा ना। तो सिंपल सी बात है कि C और सबसे ज़्यादा D। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? D। ठीक है। अगर आप इधर से लिखिएगा तो सबसे कम स्टेबल A से ज़्यादा स्टेबल B से ज़्यादा स्टेबल E से ज़्यादा स्टेबल C और सबसे ज़्यादा स्टेबल D। ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर जो आपको लिखना है। चलिए इस सवाल को लिख लीजिए तो आप लोग तेज से। चलिए अब आप लोग ये सवाल बनाइए, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप लोग ये सवाल बनाइए। सवाल सेम नहीं है, पहले पॉजिटिव चार्ज था अब निगेटिव चार्ज कर दिए हैं, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाइए। चलिए बना लिए होंगे आप लोग वीडियो को पॉज करके। अब ध्यान दीजिए, ये ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, चलिए अपना लोग देखते हैं फिर से इसको बढ़िया से समझते हैं। तो चलिए, तो ये निगेटिव चार्ज है, चार्ज कोई सा भी हो, चार्ज रहना मतलब समझिए ना, एक तरफ से कर्जा रहना, एक तरफ से मतलब दुख दर्द। चार्ज का मतलब दुख दर्द समझिए, चार्ज जितना ज़्यादा दुख दर्द उतना ज़्यादा। चाहे चार्ज कोई भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज का मतलब ये होता है दुख दर्द, चार्ज जितना ज़्यादा दुख दर्द उतना ज़्यादा। तो अब कोई भी चाहता है कि दुख दर्द को कम करने के लिए, मतलब अपना लोग भी केमिस्ट्री में क्या चाहेंगे, चार्ज को कम करने के लिए। तो ये निगेटिव चार्ज है, कार्बन पे निगेटिव है, इसको कम करना है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला चाहिए। ये सब निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला मतलब अपना लोग को -I और -R जो होगा इसको स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो -I और -R तो स्टेबलाइज करेगा, लेकिन वहीं पर +I और +R क्या करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा। जस्ट उल्टा बात, कार्बोकेटायन में +I और +R स्टेबलाइज कर रहा था। कार्बोकेटायन मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी, तो +I और +R इलेक्ट्रॉन दे रहा था। कार्ब एनायन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचना है, कम करना है, तो खींचने वाला चाहिए, यानी कि -I और -R चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ था, मिटा दिया, NO2 ग्रुप लगा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, पहले वाला ही सवाल है। तो अब चलिए, ये भी -I, ये भी -I, ये भी -I और ये भी -I। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये पैरा पोजिशन पे है NO2, तो रेजोनेंस तो शो करेगा। और कौन सा रेजोनेंस, -R या +R? तो -R, ये खींचता है। इसमें पाई बॉन्ड कैसे होता है? ऐसे होता है ना, ओ इस तरह से, तो ये रेजोनेंस से भी खींचता है। ये भी -R, ये +R, ये +R। ठीक है, अगर अपना लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं, इंडक्टिव से चार्ज को क्या कर रहा है? खींच रहा है। ठीक है, या यहीं पे लिखिए, इंडक्टिव से चार्ज को खींच रहा है, जबकि रेजोनेंस से बहुत ज़्यादा खींच रहा है, बहुत ज़्यादा चार्ज को कम कर रहा है। ठीक है, इंडक्टिव से तो खींच ही रहा है, लेकिन रेजोनेंस से कुछ ज़्यादा ही खींच रहा है ये। अब एक बात यहाँ पे देखिए, इंडक्टिव से तो ये खींच रहा है, लेकिन रेजोनेंस +R है, ये डोनेट कर रहा है। इंडक्टिव से तो खींच रहा है, लेकिन रेजोनेंस से ये दे रहा है। क्या सही बात है? चलिए अब कैसे बनाएंगे, देखिए, इसमें न देने वाला ग्रुप है ना खींचने वाला ग्रुप है, तो इसको चलिए यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए, जो जिसमें डोनेट करने वाला है वो तो डीस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो खींचने वाला चाहिए। तो इस E से ज़्यादा स्टेबल होगा, E से ज़्यादा स्टेबल होगा कौन? A और B, क्योंकि इसमें ज़्यादा खींचने वाला है। A और B में खींचने वाला है ओवरऑल। यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव, तो ज़्यादा खींचा जा रहा है, तो ओवरऑल इसमें खिंचाया जा रहा है, तो A और B ज़्यादा स्टेबल होगा। A एंड B, E से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? इस वाले से, इससे ज़्यादा स्टेबल A और B होगा, क्योंकि इसमें ओवरऑल खिंचाया जा रहा है। इससे कम स्टेबल होगा ये, क्योंकि इसमें तो कोई देने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर देने वाला है, तो ओवरऑल चार्ज को बढ़ा रहे हैं, तो C और D इधर आ जाएगा।
ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, पहले सी और डी ही क्लियर कर देते हैं। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो ज़्यादा डोनेट करने का टेंडेंसी इसका है, NH2 का डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अनस्टेबलाइज कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रेजोनेंस से कम देगा, नाइट्रोजन ज़्यादा देगा, तो ये ज़्यादा डोनेट करके ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी और डी में सबसे अनस्टेबल डी। ठीक है, सबसे अनस्टेबल डी और फिर कौन है, सी। अब ए और बी में इंडक्टिव -R है, तो -R का ऑर्डर तो अपना लोग -I से पता कर लेते हैं। तो -I में किसका ज़्यादा है, NO2 का, तो NO2 ज़्यादा खींच रहा होगा। ठीक है, जब NO2 ज़्यादा खींच रहा होगा तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला, ए वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सबसे आगे, और उसके बाद बच कौन गया, बी ना, तो बी यहाँ पे। आप देखिए पीछे वाला का जस्ट रिवर्स आया होगा ये। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको पहले लिख लीजिए। तो इसे चलिए ये सवाल आप लोग खुद से बनाइए, तो वीडियो को पॉज करके बनाइए। चलिए बना लिए होंगे आप लोग। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां पर देखें, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, एक बॉन्ड का गैप, दो बॉन्ड का गैप, फिर OH है। तो मतलब यहाँ पर ये OH जो है रेजोनेंस में नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है इसका, इंडक्टिव में भी -I। ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज, एक बॉन्ड का गैप, दो बॉन्ड का गैप, अरे यहाँ पे 3 बॉन्ड का गैप था, 1 2 3 बॉन्ड का गैप था, यहाँ पर 1 बॉन्ड का गैप, 2 बॉन्ड का गैप है, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा, -I। यहाँ पर अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज, 1 बॉन्ड का गैप, और फिर लोन पेयर, रेजोनेंस है। क्या है, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस में कौन है, +R। एक बात आपको बताएं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रहा है। बैक बॉन्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला रेजोनेंस है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करता है बैक बॉन्डिंग। यहाँ से देखिए ना होता क्या है, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या हो रहा है कि एक तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है कार्बन का, दूसरा नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी बढ़ रहा है, कोवलेंट बॉन्ड का संख्या भी बढ़ रहा है, यहाँ से एक ज़्यादा बॉन्ड भी बन रहा है। ये बैक बॉन्डिंग जो होता है खतरनाक वाला रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कर दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक तो -I तो लग ही रहा है, ऊपर से रेजोनेंस भी लग रहा है। तो ओवरऑल देखिए, ये देखिए इंडक्टिव से खींच रहा है लेकिन रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, डोनेट कर रहा है। यहाँ पर ये इंडक्टिव से खींच रहा है, यहाँ पर भी ये इंडक्टिव से खींच रहा है, बहुत बढ़िया बात है। एक बात और देखिए, ये तो स्टेबल हो रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, C, सबसे ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, अब A और B में देखिए, यहाँ से ये देखिए तीसरे नंबर पे है, जबकि यहाँ पे दूसरा नंबर पे है। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ज़्यादा कहाँ पे खिंचाया जा रहा है, यहाँ पे ये ज़्यादा खींच रहा है, यहाँ पर वाला ये कौन ज़्यादा खींच रहा है बताइए। तो जो नज़दीक होता है वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, तो अगर खींच रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा खींचा रहा है, तो ज़्यादा खींच रहा है तो ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है ना, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो खींच करके डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो ये ज़्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा है, ये कम डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो ये ज़्यादा सबसे अनस्टेबल, इन सब में सबसे अनस्टेबल ये B। ठीक है, और इससे थोड़ा सा कम अनस्टेबल है ये। ठीक है, तो A यहाँ आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल C, तो ये ऑर्डर होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको लिखे तो ऐसे।